यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। नमस्कार, पीएमएटी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं रामजी यादव जी से। रामजी यादव जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जी, इससे पहले कि मैं रामजी यादव जी से आपकी बातचीत कराऊं, मुलाकात कराऊं, मैं बताना चाहूंगा कि रामजी यादव जी काफी समय से लिख रहे हैं, हमसे लेकर के तमाम पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। कहानीकार के रूप में उनकी एक पहचान है और अभी कुछ सालों से वो गांव की लोक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और पर वो लगातार काम कर रहे हैं और उचित हैं। बहुत सारी विधाओं पे उनका काम है। आज उनसे ही हम उनके बारे में बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रामजी यादव जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और कहाँ आपकी शुरुआती पढ़ाई हुई? मैं उत्तर प्रदेश में बनारस, इसको काशी और वाराणसी भी कहते हैं, तो उसी जिले के एक गांव में पैदा हुआ जिसका नाम है चमाव अहिरान। अहिरान, कोइरान, चमाव, अब 3 और एक सबहदीपुर, चार ग्राम पंचायतें उस गांव में होगी। बहुत बड़ा गांव। तो वहीं पर एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और वहीं बनारस में ही पढ़ा और उसके बाद फिर मैं नौकरी वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा उस तरह से कॉन्शस नहीं था, तो मैं सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की तरफ जुड़ता गया और धीरे धीरे कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ मैं गया और कानपुर में गया। वहाँ पर मजदूरों के बीच मैंने काम किया, मिलों के और रेलवे के मजदूरों के बीच काम किया। तो एक तरह से मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, कानपुर से और दूसरी जगहों पर। कुछ समय के लिए मैं और दूसरे इलाकों में गया, फिर दिल्ली चला गया। दिल्ली में भी ट्रेड यूनियन में मैंने हिस्सेदारी की और सच मायने में मुझे कुछ बहुत ज्यादा आता जाता नहीं था। एक चीज आती थी केवल, वो थी कि भाषा पर पकड़ अच्छी थी और वो समझता था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैंने वहाँ प्रूफ रीडिंग का काम शुरू किया अपने आजीविका के लिए। पहली बार जब मैंने काम शुरू किया तो एक प्रकाशन में प्रूफ रीडिंग का काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं मिजाज कुछ ऐसा था कि 2-3 महीने के दौरान जो है हमारी उनके बीच जो है थोड़ी बनी नहीं, क्योंकि मैं अपनी शर्तों पर काम करता था, काम बहुत करता था। वो भी काम बहुत जम के लेते थे, सब लोगों से लेते थे। और जैसे कि आपको मैं बताऊं कि 6 बज जाता था तो 5:45 वे एक ब्रेड मंगाते थे, ब्रेड पकौड़ा, और एक चाय भिजवाते थे और उसके बदले 1 घंटे खटवाते थे। ये प्रतिदिन का काम था वहाँ। तो मुझे पहले तो समझ में नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली में जब आप फ्रीलांसर के तौर पर गए हैं तो हर चीज इतनी मूल्यवान होती है। जमना होता है, बहुत कम पैसे उन दिनों मिला करते थे। 98 की बात मैं बता रहा हूँ जब मैं दिल्ली गया। लेकिन ये था कि तब समझ में आ गया कि ये तो बहुत शोषण कर रहा है भाई। तो हमने कहा कि तब आप उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ाइए, और ट्रेड यूनियन का खून तो था ही। तो मैंने कहा कि अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं आपका प्रकाशन आपका बंद करा दूंगा। तो सोचा कि ये बवाली आदमी है, इसको जल्दी से यहाँ से फारिग करो भाई। तो उसने मुझे 2 महीने की तनख्वाह दी और कहा कि अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो कर दूंगा। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी जगहों पर नौकरी नहीं की, मैं फ्रीलांसिंग ही करता रहा। फिर बाद में मैंने अनुवाद करना शुरू किया, थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी जानता था, लेकिन हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अंग्रेजी समझता था और हिंदी अनुवाद कर जाता था। अखबारों में मैंने किया इसी तरीके से काम, अखबारों में लिखना शुरू किया। कहानी वगैरह का जो मामला है, कहानी तो बहुत पहले 93 में पहली बार जो है बनारस के एक अखबार स्वतंत्र भारत में कहानी छपी, खेलने के दिन, जो कि मेरे पहले संकलन में शामिल है। अच्छी कहानी मैं मानता हूँ उसको, उस समय बड़ी तारीफ की लोगों ने। लेकिन कहानी आजीविका का साधन तो हो नहीं सकती। दूसरी चीज, जिस दौर में मैं सक्रिय हुआ उसमें बहुत तरह की प्रवृत्तियां थी। जैसे
हमारा संग साथ जो जिन लोगों से था वो या तो बहुत दोयम दर्जे के थे, कहानी नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास कुछ अलग तरीके का आधार था। मसलन बहुत सारे लोग जो दलित थे तो वो कैसे भी लिखें उनको रिकग्निशन मिलता था, लेकिन हमको नहीं मिलता था। तो फिर दूसरी चीज ये कि जो दूसरे लोग थे वो भी अपने आप को जोड़ तोड़ में करते थे, लेकिन मैं कभी जोड़ तोड़ जैसी चीज को लेकर बहुत सुचिंतित नहीं रहा। मुझे लगा कि अगर जोड़ तोड़ ही करना है तो फिर लेखन में ताकत नहीं। तो इस त्वरा ने मुझे एक जनता के बीच में अधिक से अधिक जाने की एक जो ललक है, जो जरूरत है, उसको पैदा किया। और मैं ये समझने लगा कि एक बड़े लेखक का जन्म तभी होता है जब वो वास्तव में जनता के बीच में जाता है। तो मेरे लिए एकमात्र यह जो बड़ा उद्देश्य था कि एक बड़ा लेखक बनना है। सारा काम जो है मैंने उस लेखक बनने की प्रक्रिया में की। जैसे आप देखिए, विडंबना देखिए कि मैंने 2003 में डॉक्यूमेंट्री बनाई वहां पर, और 80 साहित्यकारों पर हिंदी के उन दिनों बनाई डॉक्यूमेंट्री उनके सहयोग से। लेकिन बाद में फिर वो मामला खटाई पड़ गया, तो फुटेज जितना हम लोगों ने इकट्ठा किया था वो एडिट नहीं हुआ, वो कैसेट में ही पड़ा रह गया। और फिर हम लोगों के बीच में सहमतियां इतनी ज्यादा पैदा होंगी, साथ में काम करना मुश्किल हो गया। तो इस बीच में फिर मैंने अपने को दूसरे कॉलेज के और कुछ लोगों के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपना घर का खर्चा चलाया। बाद में तो स्थिति ये हुई, इतना कर्जा हो गया कि मैंने फिर सब्जी की दुकान चलाई, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए और तमाम सारी चीजों के लिए जरूरी था कि मैं ये सब काम करता। तो मैं सवेरे ही उठता था 4 बजे भोर में और आजादपुर सब्जी मंडी जाता था, वहां से खरीद कर ले आता था और फिर यहाँ दुकान। लेकिन उन्हीं दिनों में एक ये चीज मैंने देखी कि कारपोरेट ने सब्जियों को बेचना। मैं जो बात कह रहा था कि उन दिनों कारपोरेट ने सब्जियां बेचना शुरू कर दिया, तो मैंने देखा कि उसका खामियाजा दूसरे जो पेटी बुर्जुआ हैं, जो छोटे खुदरा जो दुकानदार हैं, उनके ऊपर यह हुआ कि वे तो बहुत खुदरे दाम पर लेके आते थे। और खुदरे दाम पर देखिए, दिल्ली में जब मैं उस समय जाता था मंडी में, तो वहाँ एक शब्द था माशाखोर। तो लोग कहते थे कि माशाखोरों के चक्कर में जो पड़ गया तो उसको वहीं लूट लेंगे। माने आप 15 रुपए किलो आलू अगर अपनी दुकान पर बेचेंगे तो वो 14 रुपए आपको देंगे वही। तो 1 रुपए के लिए आप मेहनत करिए, 1 बोरा ले आइए, 2 बोरा ले आइए, उसका पता नहीं बिके न बिके, सड़ जाए, तरह तरह के जोखिम थे। तो मैंने देखा कि जो बड़ी कारपोरेट कंपनियों ने, उस समय मुझे याद है टॉप 6 to 10 एक कंपनी थी जो सब्जी की दुकान शुरू किया जिसने। फिर वो 365 करके जो वहाँ दिल्ली में एक चावल वाला था उसने भी शुरू किया, रिलायंस फ्रेश ने शुरू किया, स्पेंसर ने शुरू किया। तो कई स्तरों पर जो है, तो मिडिल क्लास जो बन रहा था, उस मिडिल क्लास ने, आप ये समझ लीजिए कि मिडिल क्लास ने कभी किसी को किसी ऐसे श्रमजीवी समाज को जिलाया नहीं। मिडिल क्लास ने हमेशा उसको लूटने का प्रयास किया, और जब उसको नहीं लूट पाया तो खुद लूट गया कारपोरेट के जरिए से। कारपोरेट ने मिडिल क्लास ने कारपोरेट को खड़ा किया, और कारपोरेट का वो ग्राहक निरंतर बना हुआ कारपोरेट के झांसे में आता है। तो उस समय मुझे जो अनुभव हुए बहुत मूल्यवान अनुभव थे। मैंने आजादपुर सब्जी मंडी के जीवन पर बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत सारे कैरेक्टर मेरे सामने आए। जैसे वो रोजमर्रा पर सूद पर जो मिनी माइक्रो फाइनेंस करते थे, उन लोगों से साबका पड़ा। उसके अलावा जो मासाखोरी करते थे उन लोगों से साबका पड़ा। वहाँ जो सामान अगोरते थे उनसे, जो बहुत बड़े आढ़तिये हैं उनसे, सबके जीवन को मैंने देखा। तो कुछ समय तक वो दुकान चलती रही, लेकिन बाद में घाटा ये हुआ कि जब चारों तरफ, जैसे अखबार की रद्दी में कुछ लोग सब्जी बेच देते थे, एक चावल वाले ने ये परियोजना शुरू की कि आप अखबार की रद्दी ले आइए अपने घर से और सब्जी ले जाइए उसी की तौल के बराबर। तो वो सारा अखबार है उसको काट कर सेब जब पैक करते हैं तो उस डब्बे में उसको डालते थे। तो पहले उसको खूब काटते थे, लच्छेदार काटते थे। तो इस तरीके से मैंने तमाम सारी चीजें इधर उधर चलती थी। उससे मुझे समझ में आने लगा कि कैसे जो नया कारपोरेट है वो किस तरीके से जीवन को चला रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या चीजें वो इधर से बहुत सस्ते दाम पर खरीद कर बड़े, और मध्य वर्ग हमारा
चाहे जैसे देखिए पहले मध्यवर्ग जिसके घर में अखबार आता था उसको मध्यवर्गीय व्यक्ति माना जाता था, जिसके घर में एक टेलीफोन हो जाता था माने वाला वो लगता था कि ये बड़ा अच्छा मध्यवर्गीय परिवार है, जिसके सभी बच्चे पढ़ने जाते थे उसको मध्यवर्गीय माना जाता था, जिसके घर में मैंने एक बाथरूम होता था उसको मध्यवर्गीय समझा जाता था। लेकिन अब तो मध्यवर्ग जो है वो इन सारी चीजों को उसने सहज ही पा लिया। सारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, मोबाइल फोन आ गया, सब कुछ हो गया, फ्लैट सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन मध्य वर्ग के भीतर जो लालच और लालसा है बहुत सी चीजों को खरीद लेने की या फिर मैं सस्ते में मिल जाए या एक का दो मिल रहा है, एक बाय वन गेट वन फ्री टाइप का, तो उस तरीके से जो पूरा संजाल है कारपोरेट ने अपना बिछाया और उसमें मध्यवर्ग फंसा। मध्यवर्ग ने कारपोरेट को काफी वो किया और उसी मध्यवर्ग के बल पर कारपोरेट ने फिर जो है नए तरीके की राजनीतिक पूर्व संधियां शुरू की और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं कि वह मध्य वर्ग जो सामानों के पीछे कारपोरेट का गुलाम बना, नौकरियों के लिए और तमाम सारी चीजों के लिए कारपोरेट में शामिल हुआ, वह मध्य वर्ग धीरे धीरे वो हिंदुत्व की तरफ जो है वो चला गया। मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा से बताइए कि आपको जैसे ये इस तरह की दिक्कतें आई हुई और आप जो है सब्जी बेचने तक का काम करना पड़ा, फिर वो सब कैसे सुधार हुआ, कैसे आप थोड़ा से अपनी स्थिति को संभाल पाए? सब्जी का जब दुकान बंद हुई तो मेरे ऊपर जो मैंने पैसा लगाया था वो पैसा डूब गया और मेरे एक मित्र भी उसमें थे, वो दोनों का पैसा डूब गया। तो मेरे मित्र मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे पैसा दो, तो मैंने कहा नहीं, पैसा नहीं दे सकता क्योंकि पैसा है नहीं। और उसी बीच मेरी बेटी को टीबी हो गया। तो अब कुछ मैंने टीबी हो गया, अचानक क्या हुआ कि उसमें मैंने आइसक्रीम का एक पार्लर भी शुरू किया था, तो बहुत सारा आइसक्रीम बच गया, तो बहुत सारा तो मैंने फिर वापस किया उसको। लेकिन कुछ मैंने कहा कि कुछ जो ब्रिक्स थे उसके, तो मैंने कहा बच्चे खाएंगे, तो मैंने ले आके रख दिया फ्रीजर में। फिर वो 10-15 दिन उन लोगों ने आइसक्रीम खूब जम के खाई। इसी बीच में पता लगा बेटी को पल्मोनरी टीबी हो गया, तो फिर मैंने उसकी दवा शुरू की। तो इस दिक्कत में एक हमारे मित्र थे कुबेर दत्त, जो कि दूरदर्शन के बड़े अधिकारी तो थे ही, लेकिन उन्होंने हिंदी के बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, कवि थे। तो मुझे बहुत उनसे अच्छा संबंध हुआ था, फोन फान करते थे, थोड़ा शराब वराब पी के रात में फोन करते थे, तो ऐसे अपने दुखा रोए करते थे। तो एक दिन मैं दिक्कत में आ गया, तो उन्होंने कहा कल तुम वापिस आओ। तो उन्होंने एक वो कहा कि यहाँ रिसर्च का बहुत सारा काम है, तुमको करने के लिए मैं तुम्हारा अनुबंध करवा देता हूँ। तो बहुत सारा काम उस समय वहाँ पर मैंने किया। तो थोड़ा सा जो घरेलू मोर्चे पर थोड़ी दिक्कत कम हुई, लेकिन वो दिक्कत तो थी, वो कई साल तक ऐसे चलता रहा। फिर एक डॉक्यूमेंट्री मेरी बिक गई, तो कुछ पैसा आया, तो मैंने सोचा और पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी, उनका भविष्य। तो हम बॉम्बे चले गए, लेकिन बॉम्बे में काफी फ्रूटफुल नहीं रहा बॉम्बे जाना। एक तो बॉम्बे में जिस तरीके का रहवास जिस तरीके का है, तो आप किसी उपनगर में रहते हैं तो आपको मुख्य शहर में जाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ट्रेन के धक्के खाने पड़ते हैं। तो एक उम्र तक तो ठीक है, अब जैसे हमारा लड़का वहाँ है तो वो तो उसमें आदी है, चला जाएगा, उसकी उम्र है अभी 22-23 साल का है। लेकिन मैं तो वहाँ 50 की उम्र में गया था। तो अब इसमें फिर, और दिल्ली में आप फैल के रहते हैं, उस तरीके की दौड़ भाग की वो नहीं है, तो थोड़ा संकट का। दूसरी चीज ये कि वहाँ भी बहुत सारे, देखिए कारपोरेट ने क्या किया कि सारे जो कुटीर किस्म की चीजें, जैसे पहले बहुत सारे लोग जो है अपनी कंपनियां बनाकर वो स्टूडियो स्टाइल में फिल्में बनाते थे, उसमें लोग जाते थे तो उनको उनकी जरूरत होती थी, वो चले जाते थे, वहाँ काम उनको मिलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब दृश्य माध्यम में, फिल्मों में लोग जो आए, उन्होंने अपना सारा काम खुद करना शुरू किया। डायरेक्टर ही स्क्रिप्ट लिखने लगा, डायरेक्टर ही रिसर्च करना, वो 2-4 सहायक रख देता था और खुद अपने हिसाब से सीन क्रिएट करता था, उसको लिखता था। और वहाँ एक और भी चीज आई कि रोमन में हिंदी लिखिए, बहुत तरह की चीजें थी जो कि ये जो नई अर्थव्यवस्था है उसके दबाव में, जैसे सीरियल्स में बहुत सारा काम था,
उसमें भी लेकिन उस तरीके का मामला था कि सब काकस था, उसमें उसको भेदने के लिए 2-4-10 साल 20 साल तक का संघर्ष करना पड़ता है आदमी को। मौके ही मिलते हैं, लेकिन मैं फिर बहुत जल्दी उब गया वहां से। फिर मेरे एक मित्र ने कहा कि चलिए एक यात्रा पर चलते हैं और एक फिल्म बनानी है, लेकिन हमको जानना है कि ये देश कैसा है और आपके बगैर हम नहीं जान सकते। तो हम लोग गए, 22-23 हजार किलोमीटर की यात्रा की और उस दौरान मैंने देखा कि देश तो बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने लोग हैं, इतने पहनावे, खान पान, इतने सांस्कृतिक रूप जो हैं और ढेरों जो है संघर्ष की स्थितियां हैं। जैसे मैं पूर्णिया जब गया तो वहां देखा मैंने कि भुट्टे की खेती वहां होती है, मक्के की खेती है और वो कोसी का वो इलाका था जो कि डूब जाता था। तो वहाँ कुछ लोग बांस काट रहे थे, तो मैंने कहा आपके जीवन का कैसे चलता है जीवन? तो उन्होंने कहा ये बांस और भुट्टा 2 ही चीजें हैं हमारे जीवन में। बांस से हम बांस काट कर इससे टोकरियां बनाते हैं, उसको बेचते हैं और भुट्टे की खेती हो पाती है क्योंकि जून से लेके जुलाई मई में शुरू कर देते हैं और 60-70 दिन में हो जाता है, तो बच जाता है डूबने से। बाकी सारी गरीबी है, बाकी कोई ऐसा काम नहीं, कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, किसी तरह का और बाजार नहीं है बड़ा। तो मैंने हमको भारत को जानने का एक मौका मिला कि किस तरीके से है और कितनी गरीबी है, कितनी तकलीफें हैं और कई बार बहुत दिलचस्प जो है अनुभव जो हुए। जैसे कि एक बार आंध्र प्रदेश में एक ऐसे ही देहात के ढाबे पर खाना हम लोग खाने उतरे, तो ये था कि जितना मर्जी उतना खाइए, लेकिन हम भाषा नहीं जानते थे। तो हमने देखा खिलाने वाले को हम इशारा करते थे कि वो ले आओ, तो सांभर समझ जाता था और फिर वो चावल। तो इस तरह से जो एक था, फिर पैसे का ने संकेतों की भी अपनी एक महत्ता होती है, किस तरीके से ताकतवर तरीके से समझी जा सकती है। बहुत आत्मीय मैंने माहौल में हमने खाना खाया, तो हमको ये समझ में आया कि भारत को जानना बहुत जरूरी है। ये देश जो है बहुत बड़ा है और इस देश में दलितों की स्थिति, पिछड़ों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, बूढ़ों की स्थिति, ये जानना बहुत जरूरी है। हम जो कारपोरेट है, जो शहरी मध्य वर्ग है, जो यहाँ का जो इलीट वर्ग है, उसको तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय समाज को हम नहीं जानते, तो उसके लिए जानना जरूरी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, गाँव में, अब मैं बॉम्बे नहीं जाऊँगा। तो बच्चे वहीं रह गए, हम यहाँ चले आए। तो हमने यहाँ 2016 से पत्रिका शुरू की गाँव की। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ आप अपनी कहानियों के बारे में बताइए, जो आपकी किताबें हैं, जो आपकी प्रकाशित किताबें हैं, जैसे कि अध कथा, इति कथा और आधा बाजार, तुम खुदा ही सही, हमारे किस काम के। इन थोड़ी से मैं चाह रहा हूँ कि 2-2 मिनट हमारे दर्शकों को बताइए अपनी किताबों के बारे में और कहाँ अवेलेबल होगी इसके बारे में भी। मैंने लगातार जो है मेरा लेखन भी व्यतिक्रमित रहा, इसके बावजूद कि लेखन को लेकर मैं बहुत पजेसिव हूँ, बहुत जो है आज मैं सबसे ज्यादा सपने लेखन का ही देखता हूँ, अच्छा लेखन का सपना देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कैसे इस देश के समाज के भीतर जो विभिन्न समाज हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, उनमें कैसे मनुष्य हैं, उनको उनका नायकत्व क्या है, वो क्या कैसे जिंदगी का सामान्य स्तर पर एक व्यक्ति कैसे संघर्ष करके वहां बढ़ता है। जैसे मैं एक अभी कहानी सोच रहा था, एक आदमी था जो है जो घोड़े की नाल बनाता था, घोड़े को नाल गढ़ता था और वो इतना बड़ा नालबंद था कि बहुत दूर दूर से उसके समय में घोड़े वाले आते थे। फिर बाद में उसको इक्के वाले आने लगे। तो एक जो है बहुत बड़ा जो है सामाजिक अपराधी, जिसने बहुत अत्याचार किए थे अपने समाज को लेकर, समाज के ऊपर जो है, तो उसको कुछ लोगों ने कहा, कुछ क्रांतिकारी लड़कों ने कहा कि इसको मार गिराते हैं। तो उसके घोड़े की नाल तो घोड़े को जब बांधी जाती है तो उसमें कील ठोके जाती है, कील से जो है पता लग जाता है घोड़ा क्या मैंने सही ठोकी गई है कि नहीं। और वो बहुत उस्ताद था इस मामले में। तो उसने कहा कि इसका एक काम ऐसा करना है कि उसके बारे में, ये जीवंत कहानी है, कैरेक्टर की कहानी है, मैंने ये गढ़ा हुआ नहीं। तो उसने एक ऐसी कील ठोकी कि जिसके बाद जो है घोड़ा लगाएगा कुछ दूर जाने पर और फिर वहीं पर उसको घेर के मार दिया जाएगा। तो ये हमने कहा कि देखिए ये उस नालबंद की सामाजिक जिंदगी है, ये उसका जीवन का सरोकार है कि अत्याचार के विरोध
को लेकर जो है अत्याचार का बदला वो कैसे ले सकता है। वो तमाम सारे अपने समुदाय के साथ जो उसने किया था उस अत्याचारी जमींदार ने, उसको किस तरीके से वो खेत होने में मदद करता है उन लोगों की जो उसको मारना चाहते हैं, जिन्होंने जो उसके सताए हुए पीड़ित लोग। तो ऐसे बहुत सारे फिर इन तमाम सारे चरित्रों को मैं ढूंढना चाहता हूँ जो भारत के कोने अतरों में गुम है, जिनके बारे में गालिब कहते हैं कि सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में वो सूरतें होंगी जो किन्हा होगी। तो खाक में मिली हुई वो सूरतें जो है मैं चाहता हूँ कि उनको ढूंढा जाए। बहरहाल कहानियां मैंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन छपी केवल अभी 13-14 कहानियां ही हैं। उसमें पहला संकलन है मेरा पथ कथा इतिकथा, जो 2013 में आया था साहित्य भंडार इलाहाबाद से। इसमें पलायन भी है, इसमें दलित पिछड़े समस्या भी है, इसमें ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जो तमाम सारी ब्राह्मणवाद की जो जनता के विरुद्ध दुराभिसंधियां हैं वो भी हैं। इसमें स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी कहानियां। इसी तरीके से आधा बाजार में भी बहुत सारे ऐसे ही मुद्दे हैं, खासतौर से कृषि से संबंधित जो चीजें हैं। एक अन्न होता है सांवा, जो पहले हमारे बचपन में हमारे ही खेतों में छींटा जाता था, बाद में वो सांवा गायब हो गया। तो उस एक सांवे की आकांक्षा को लेकर, अंतिम इच्छा उसका नाम है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं सांवे का भात चाहता हूँ कि खा के मरूं। बहुत संपन्न है, और उसके लिए सांवा खोजा जाता, देश में कहीं मिलता नहीं। इसी पर है। इस तरीके से जो पिछड़ों के भीतर जो द्वंद्व है, वो सोचते हैं ना, जैसे कि आखिर हम कहाँ हैं। पहचान का संकट बहुत बड़ा है। दलितों ने कहा कि हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम फलाह हैं, हम ढिकाना, हम हिंदी हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर भी जो है इस तरह के आइडेंटिटी के संकट आए। और बहुत बड़ी छतरी होने के बावजूद जो है कंट्रास्ट तो हर जगह आते ही हैं। तो उस तरह के कंट्रास्ट में जैसे एक कहानी है, इसमें सूदखोर के पांव, इसमें एक अध्यापक है, तो वो अपने सहकर्मियों के दुख सुख में बहुत शामिल होता है। और एक दिन जो है जब लोग बात कर रहे हैं, वो सुनता है, बाहर से पढ़ा कर आ रहा है, जब घुसने से पहले वो सुना कि एक पात्र कह रहा है, जो ब्राह्मण है, वो कह रहा है कि हमने भितुरी ही तो दी थी। भितुरी वो जगह होती जहाँ सामान खाने पीने का रखा जाता है, जिसका मैनेजमेंट होता है कि कोई सामान ज्यादा न चला जाए, कोई घट न जाए, इसका देख रेख करना। तो कहा हमने भितुरी ही तो दी थी, पंगत थोड़े दी थी। तो उसको लगा, अरे पंगत का मतलब बराबरी में खाना, भितुरी मतलब एक जिम्मेदारी, तो ये जिम्मेदारी तो हमको देते हैं, पंगत नहीं देते। और दलित कहते हैं हमारे साथ आओ खाओ, लेकिन हम खाते नहीं। तो उसका जीवन थोड़ा सा जो है उस तरीके से बदलता है। ऐसे बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। बहुत छोटे पात्र जो है किस तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को दबाकर कैसे लाभ उठाना चाहते हैं, वो भी अंतर्विरोध है। और बहुत बड़े अंतर्विरोधों की भी कहानियां हैं। तो इस तरीके से 2 कहानी संकलन है। और ये जो गांव के लोग पत्रिका है, उसके संपादकियों का एक संकलन है, और उसमें 2-3 फुटकर लेख हैं। उसका एक मैंने मूलचंद सोनकर हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, जो अब नहीं रहे, तो बहुत अम्बेडकरवादी लेखक थे। तो एक बार उन्होंने प्रेमचंद की कफन को लेकर जो है कहानी जो है, इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ कि वो चित्रण भी अच्छा नहीं हुआ, और उस तरीके का जो कितना भी उसको ग्लैमराइज आप ग्लोरीफाई कर लीजिए, लेकिन वो वास्तव में दलित विरोधी कहानी, वो इसकी विरोधी कहानी भी है, और वो गांव विरोधी कहानी। तो मूलचंद सोनकर ने एक लेख लिखा, वो हमने छापा। तो बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, वो गालियां भी हमने छाप दी। तो हमने संपादकीय लिखा कि तुम होगे खुदा भाई, हमारे किस काम के। जो 2 दुनियाएं हमारे आसपास, जो 2 दुनियाएं हैं, वो 2 दुनिया, बड़ी दुनिया क्या है कि देखिए, जाति व्यवस्था में तो कई 100 दुनिया है। हर जाति के और दूसरे जाति के बीच में एक दुनिया है, लेकिन कंट्रास्ट लगातार ये है कि एक जो अपर क्लास है, जिसको अपर कास्ट के बहुत बड़े हिस्से के रूप में हम देख सकते हैं, अपर कास्ट ही अपर क्लास है यहाँ का ज्यादातर। और जो लोअर कास्ट है, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका क्रमशः वो भी एक बड़ा वर्ग है। 85-15 की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की बात आती है, बहुजन की बात करते हैं तो वही आता है। तो इस तरीके से तो इस पर वो संपादकियों का वो मामला है, मैंने संपादकियों का संकलन है, जिसमें बहुत सारी समस्याओं पर मैंने अपने तरीके से एक जो नजरिया है पेश किया। तो एक किताब और भी है, उत्पीड़ित लोगों की कहानियां हैं, जिसका नाम अंधेरा भारत है।
तो अंधेरा भारत भी 2016 में छपा और वो काफी चर्चित हुई। उसमें पुलिस उत्पीड़न से लेकर ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है उसमें उत्पीड़न का शिकार जो पूरा समुदाय है, जो शहरों का समुदाय है, चाहे स्त्रियों का समुदाय है, तो इस तरह की चीजें कि डायन कहकर किसी को सताना, किसी को बहिष्कृत करना, इस तरह की चीजें, तो ये सब है। और बहुत सारा कुछ तो अभी छपा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कायदे से छपेगा तो 20-25 किताबें हो जाएंगी किसी विषय में। लेकिन ये कि हाँ, तो अब मैं जब गांव के लोग नाम पत्रिका मैंने शुरू की तो 6 साल लगभग उसको भी हो गए और अभी हम लोग 28वां अंक उसका निकाल रहे हैं और उसको बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला है और एक तरह से वो लोकप्रिय भी है उन हिस्सों में जो संघर्षशील हिस्से हैं। बहुत सारे लोग उससे उसकी लोकप्रियता का एक आलम यह भी है कि बहुत सारे लोग उस पत्रिका से बड़ी घृणा करते हैं क्योंकि उसमें जो विमर्श आता है वो उनके लिए असुविधाजनक होता है। तो उसे कई बार कहते हैं कि ये बहुत ही गंदा अंक है, ये ऐसा है वैसा। हम इसकी परवाह नहीं। तो मैं ना इसी बीच में आपसे जानना चाह रहा था कि जो एक पूंजीवाद के बारे में आपने बताया, पूंजीवाद असल में भारत का जो पूंजीवाद है ब्राह्मणवाद के बल पर चलता है। ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ी परिछाई जो है उसके साथ में है। मतलब ये है कि आप उसको बनिया ब्राह्मण का गठजोड़ भी कर सकते हैं पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद में जिस ढंग से जो पूंजीवादी कंपनियां हैं उसमें देखिए अब टॉप के जो ऑफिसर्स कौन रहते हैं, उसके जो मालिक हैं कौन है, तो आपको एक जाति की जो संरचना है तो उसका असर वहां पर दिखाई पड़ता है। तो क्या कभी आप जो है अपने पूरे जीवन काल में आपको ये कभी लगा कि जो है एक भेदभाव का शिकार आप हो रहे हैं, खासतौर पर एक पिछड़े वर्ग से आने के कारण? देखिए, दो चीजें हैं। भेदभाव के कई लेयर्स हैं। कई बार यह होता है कि आर्थिक तौर पर आप जिन दुर्विसंधियों के शिकार होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। कई बार सामाजिक तौर पर जैसे पिछड़ी जाति की जो ताकत है वो उसके संख्या बहुलता में, अगर वो गांव में जैसे किसी भी जाति का अगर वो बहुतायत होगी या प्राबल्य होगा तो उस तरीके का सामाजिक भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन हर जगह वर्ग संघर्ष चल रहा है। हर जगह जाति व्यवस्था भी इसके लिए उत्तरदायी है और उसके भी तमाम सारे जो हथियार हैं उसको लेकर भी आदमी को सताया जाता है। जैसे हम गांव में मान लीजिए एक मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन शहर में मजबूत स्थिति में नहीं हो सकते। हम उन जगहों पर मजबूत स्थिति में नहीं हो सकते जहां काम करते हैं। मसलन अभी आप देख लीजिए, जैसे हम लोग सांस्कृतिक उत्पादन से जुड़े हुए लोग, तो उसमें दो तरह की चीजें हैं। या तो हम किसी संस्था के लिए उसके आकांक्षाओं के अनुरूप जो है उसकी जरूरतों और उसके बाजार के अनुरूप माल पैदा कर रहे हैं, या फिर हम अपना खुद की आत्माव्यक्ति करते हुए लिख रहे हो। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो एक पूरा जो वर्ग है, जो वर्चस्वशाली वर्ग है, वह किसी भी तरीके से चाहेगा कि वो इस स्थिति को में हम न पहुंच पाए कि अपनी आत्माव्यक्ति करें। तो सबसे पहले वो इग्नोर करेगा, सबसे पहले वो जाति के नाते भी कर सकता है, वर्ग के नाते कर सकता है, समुदाय के नाते कर सकता है, जगह के नाते, भाषा के नाते। अब अंग्रेजी और हिंदी के बीच में भी इस तरह के भेदभाव हैं। अब जिनके ऊपर हिंदी का बड़ा दारोमदार था, जो हिंदी की कमाई खाकर मुस्टंडे हुए जाते हैं, उन लोगों ने हिंदी के लिए क्या किया? हिंदी की कब्र खोदी है लगातार उन्होंने। लेकिन जिन्होंने हिंदी का कुछ भी नहीं पाया, जैसे आप देखिए कि पूरा का पूरा सौंदर्यबोध जो है बदला है, वो 70 के दशक से जो है भारत में सौंदर्यबोध बदला है। और कबीर और रैदास को देखिए, सौंदर्य बदला है। और तमाम सारे जो कवि हैं, संत चोखा मिला हो, चाहे घासीदास हो, चाहे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने एक बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया है और अपनी गरिमा, अपने समुदाय की गरिमा, समाज की गरिमा को लेकर संघर्ष किया है। उनको उस तरीके से जो है सामना हमेशा करना पड़ा और हम भी उसके जो है अपवाद नहीं हो सकते। लेकिन उसकी पहचान किस रूप में किया जाए और उस दारुण्य को कैसे कहा जाए, इसके बजाय मैंने ये महसूस किया कि इस व्यवस्था से लड़ा जाए जो हमको बांटती है, भेदभाव करती है हमारे बीच में एक जैसा चेहरा, दो नासिका आपके, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक मुंह है, 32 दांत है, एक सिर है,
और अनगिनत बाल आपके भी, हमारे बाल न भी हो तो खोपड़ी ही है, दिमाग है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी समाज व्यवस्था है जो हम लोगों के बीच में इतने भेद पैदा करती है कि हम एक दूसरे के साथ गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते, बराबरी का महसूस नहीं कर सकते। तो ये जो पूरी, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि असल में आप देखिए कि एक आदर्श व्यवस्था जो होती है, आदिम कम्युनिज्म जिसके बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो किसी जमाने में सब लोग उत्पादन में लगे हुए थे और अपने बराबर का जरूरत के हिसाब से उपभोग कर रहे थे। उन्होंने प्रकृति को संरक्षित किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों का माने उन्होंने उसको इकट्ठा नहीं होने दिया। ये आदिवासी समाजों में आज भी हम देख सकते हैं, जैसे वो प्रकृति के सबसे नजदीक रहते हैं लेकिन प्रकृति को कभी नुकसान पहुंचाए बगैर ही अपना काम करते हैं। वहाँ की जैव विविधता को देख लीजिए और वहाँ की वानस्पतिक विविधता को देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि असल में आदिवासी समाज जो कि प्रकृति के इतने नजदीक है, वो प्रकृति के किसी भी दोहन से जो है दूर है। लेकिन जो प्रकृति से दूर है वो प्रकृति को बेरहमी से जो है दूर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। और न केवल ध्वस्त कर रहे हैं बल्कि उन तमाम सारे लोगों को खत्म भी कर दे रहे हैं। बल्कि आप छत्तीसगढ़ में हैं, आप छत्तीसगढ़ में तो देख ही रहे हैं किस तरीके से आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। अभी सुकमा में जो हुआ है कि उनका आरोप यह है कि चौकी बना दी गई और उसके बाद जब चौकी बना दी गई तो वहाँ जो पुलिस लगे हुए हैं उन्होंने फिर ये करना शुरू किया कि इतने अपराधियों, माता दिन चांद पर गया जैसे परसाई के गैंग में, तो कहा कि बिना अपराध किए ही अपराधी बनाना है। उसी तरीके से आदिवासियों के ऊपर इस तरह की चीजें। तो अगर मैं ये कहूँ कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमको उस छुआछूत, भेदभाव और बहिष्करण और तमाम षड्यंत्रों को देखना चाहिए, तो हमको अपने संघर्षों को उनके संघर्षों में शामिल करना चाहिए और उनकी बात को भी कहना चाहिए। इस तरीके से जब सारे लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ तो एक नई व्यवस्था बनेगी। मैं समझता हूँ कि निजी दुखों की बात कहकर एक आत्मकथा लिखकर और तमाम, क्योंकि अन्याय तो किसके साथ नहीं होता, हर रूप में किसी न किसी को होता है और जो महसूस करता है उसको जो है वो ज्यादा समझ में आता है। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे शायर हुए लेकिन मिर्जा गालिब दुखों की बात बहुत ज्यादा करते हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, वो व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, वो तमाम सारी, कोई इब्ने मरियम हुआ करे, कोई मेरे दुख की दवा करे, कोई है, तमाम तरह से उनकी असंतोष जो है वो है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डूबोया मुझको होने न होता मैं तो क्या होता। तो ये जो ये चीजें हैं कि, और वो सारे उनका सारा लेखन तो एहसास की जो संवेदना या एहसास की जो प्रचुरता है वह हमको कई स्तरों पर महसूस तो कराती है, लेकिन महसूस करते हुए अगर हम वैचारिक रूप से उसको देखें तो हमारा निजी दुख तिरोहित होकर हमको लगता है कि अरे पता नहीं कितनी औरतें हैं जिनको जला दिया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके अब आप उन्नाव में तो अभी पिछले दिनों देखे, हाथरस में देखे और लगातार देख रहे हैं। इधर बीच में मैंने ऐसी घटनाओं की तो बाढ़ आई, तो हम अपने दुखों को लेकर कितना रोएंगे। हमको सारे लोगों के दुखों को, जिस समाज ने हमको इस हद तक पहुंचा दिया, गिरा दिया कि हम अपनी निजी बातें ही करते हुए सुखी हो रहे हैं, हम अपनी निजी बातें ही करके जो है चाहते हैं कि नैरेटिव रच दें, एक विमर्श रच दें, तो वो जो संकुचन है उससे हमको थोड़ा निकलना चाहिए। बड़े अब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा छुआछूत का शिकार कौन बड़ा बौद्धिक हुआ होगा, आप बताइए। उनको फाइल भी फेंक दिया। उनका जो आत्मकथा है वीजा के लिए इंतजार, उसमें आप देखिए कि उन्होंने जो लिखा है कितना मार्मिक चित्रण है कि जहाँ वो रहते हैं मैंने कोंकण के इलाके में, वहाँ एक ऐसी महिला के बारे में बातचीत है कि वो चल फिर नहीं पाती, वो थोड़ा विकलांग है और ये लोग खिचड़ी बना के सब चीजों को उसमें डाल के ऐसे जीवन चलाते, फिर अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं और जब पता चलता है कि ये लोग महार हैं तो वो जो है इनको बैलगाड़ी से नहीं जाने देता, उनको हटा देता है और हर तरह से उस व्यक्ति ने चौधार तालाब से लेके वो हिंदू होने की जो पहचान है उसको नकार देता है वह व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति को आप कहीं निजी दुखों में मुब्तला पाते हैं? इतना बड़ा वैचारिक जो वैभव है जिसको हम सारे लोग जो है अपने लिए थाती मानते हैं। ज्योतिबा फुले के साथ व्यवहार देखिए, पेरियार के साथ व्यवहार देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने नहीं झेला? कौन ऐसा व्यक्ति, क्या आपने नहीं झेला होगा? लेकिन कुछ लोग जो है
अपनी ही बातों को मानते हैं कि उन्हीं के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी के साथ नहीं हो सकता। अब मैं ये कह रहा हूं कि दुखों की तो कतार इतनी ज्यादा है। जैसे आप देखिए कि किसी जमाने में वो सुधा चंद्रन की कहानी आई थी कि उसका पैर कट गया, फिर भी उसने नृत्य में अपनी जगह बनाई, तो उसका अपना उसने अपने को वहां तक समेटा, एकाग्र हुई तो वहां तक पहुंची। अभी जो एक लड़की थी जिसको ट्रेन से फेंक दिया, सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, उसने भी जो बातें कही, बहुत सारे, लेकिन दलितों, पिछड़ों और दूसरे ऐसे तमाम सारे लोगों के साथ वो तो रोजमर्रा की ऐसी चीजें, कोई चलते हुए गाली दे देगा, कोई थूक देगा ऊपर, तमाम सारी चीजें कर, लेकिन किससे किससे आप उसको कितना बड़ा विमर्श बना देंगे। आप ये देखिए अभी राजस्थान में हुआ, जितेंद्र पाल सिंह को मूंछों के कारण से जो है उसको किया गया, और बहुत दूसरे तरह की सूचनाएं भी आ रही। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मारने वाले ब्राह्मण हैं, बहुत सारे लोग ठाकुरों की बात कर रहे हैं, तो तरह तरह की चीजें आ रही हैं। दूसरी चीज की उनके बीच आपसी जो तनाव था वो बहुत पुराना था और उसका शिकार हुआ वो। तो हम ये कह रहे हैं कि नैरेटिव को आप समेट के अपने सेंट्रिक कर देंगे, सेल्फ सेंट्रिक कर देंगे, या फिर उसको विकसित करके एक वैचारिक उद्गम बनाएंगे, वैचारिक जो है जो विस्तार है उसका संसार है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का लेखन देखते कि ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी कहता है कि प्रांतों की जब माने उसकी सीमाएं बनेंगी तो क्या उस भाषावार प्रांतों का गठन होगा, या उसके बीच में संस्कृतियों का टकराव होगा, या तमाम सारी चीजें। पाकिस्तान बनने की समस्या, पैसे की समस्या, जाति का विनाश जो है, किस जगह पर डॉक्टर अम्बेडकर को आप नहीं पाते। अछूत कौन और कैसे, ये तमाम सारी जो चीजें हैं, एक विविधतापूर्ण जो लेखन है और विशाल लेखन है। आज तमाम सारे दलित लेखक मिलकर भी उस व्यक्तित्व का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ही बात कह रहे हैं। अब तो इतने अंतर विरोध आ गए हैं कि लोग जो है जैसे लगता है कि उनके पास किस्से खत्म हो गए, अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में वो सारी चीजें वो गायब हो गई। तो ये हर जगह है, ये खासतौर से पिछड़ों में, दलितों में ये बात बहुत ज्यादा आ गई है कि उनका वैचारिक जो संसार है वो सिमट गया और निजी संसार उनका बहुत ज्यादा। इसमें वैसे दोनों चीजें हैं, बहुत ही अलग से, और आगे बढ़कर के भी लिखने वाले लोग हैं, आ रहे हैं, जैसे कांता इलैया साहब की जो है लेखन लगातार जो है नई नई चीजें ला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं वो भी अपने जगह सही है बात। तो अब मैं जाते जाते आपसे एक खास क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि गांव के लोग जो आप चला रहे हैं, पत्रिका है, साथ में उसकी एक अपनी वेबसाइट भी है और यूट्यूब चैनल भी लेकर के आप आते हैं, लगातार उसमें इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो अभी क्या योजना है आगे, क्या आप कुछ प्रोजेक्ट है इस पर, और कुछ नया कुछ करने के लिए क्या आपने प्लान बनाया हुआ है? देखिए, गांव के लोग जब हमने शुरू किया तो मेरी जीवन साथी अपर्णा और मैंने दोनों ने शुरू किया, और उसके बाद लोग आते भी गए, जुड़ते भी रहे, निकलते भी रहे तमाम सारे, लेकिन उसके बीच में हम लोगों की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ती गई। जैसे हम लोगों ने सोचा कि एक समाज के साथ जब हम लोगों का रिश्ता बनता है तो उसको बौद्धिक सामग्री को किस तरीके से हम उपलब्ध कराएं, किस तरीके की चीजें, तो उसको हमारी योजनाओं के हिसाब से फिर हमने जब चलना शुरू किया तो कई तरह के संकट भी आए, लेकिन हमको ये लगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक बहुजन कोष जो है डेवलप करना शुरू किया, उसमें व्यक्तियों का एक कोष है, तो उसमें पूरे भारत में ऐसे लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहे लेकिन उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो उनके बारे में शोध करके हम लोगों ने एक किताब के बारे में, फिर उसके बाद उसके साथ साथ जो दूसरे तमाम सारे बहुजन का जब हम कहते हैं, असल में भागीदारी का जो सवाल है, भागीदारी का जो सवाल है वह सवाल इसलिए थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है कि जो जिम्मेदारी का काम था, जो संघर्ष का काम था, जो समाज को बदलने का काम था। आप देखिए, जैसे आप ये देखिए कि पूंजीपतियों और मध्यवर्ग की भूमिका नियंत्रित करने तक तो है, लेकिन क्या एक जो है बल्ब का भी निर्माण वो कर सकते हैं, सुई भी बना सकते हैं? नहीं कर सकते। अपना बर्तन तो मांज नहीं सकते हैं वो माने इतने ज्यादा पैरासाइट हैं कि जो वो कुछ भी नहीं कर सकते, सारा कुछ तो सर्वहारा के रूप में हम ही लोग कर रहे हैं। तो और ऐसे लोगों की भी बहुत लंबी कतार रही है, कबीर रैदास से लेकर जो है आज तक अगर देखा जाए
और उससे पहले भी कि बहुत बड़ी कतार है जिनको हम नहीं जानते, तो उसको हमने बहुजन पोस्ट के रूप में जो है इकट्ठा करने का काम किया। जन आंदोलनों का जो पूरा स्वरूप है कि अलग अलग जगहों पर किस तरीके से लोग लड़े, और उसको एक समाज विज्ञान के नजरिए से उसको हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और चैनल के माध्यम से उन लोगों की आवाज हम ले आना चाहते हैं जिनकी आवाज जो है नहीं उठती। दूसरी चीज ये कि हम लोगों का थोड़ा जो मानना है ये कि जैसे बहुत सारे लोग अलग तरीके का थंबनेल बनाते हैं और कई तरह के सेंसेशन करते हैं, हम लोग इसके बहुत ज्यादा पक्ष नहीं। हम चाहते हैं बात सीधी हो और बिना घुमाव फिराव के, बिना किसी धोखे के आप जो है उसको देखिए, आपकी दिलचस्पी हो, और आपकी दिलचस्पी ना हो तो आप नहीं भी देख सकते, लेकिन हम अपना काम करेंगे। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। पत्रिका भी निकल रही है और वेबसाइट भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी तात्कालिक सामग्री होती है जो वेबसाइट में जा सकती, पत्रिका 2 महीने को निकालते हैं। तो ये सब हमारा काम है और हम लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा लंबे समय तक इसको करते रहें। बिल्कुल, ये आशा करूंगा कि आपका जो ये काम है लंबे समय तक क्यों हमेशा चलता रहे और लोगों को जानकारियां मिलती रहे और लोग उनसे जुड़ते रहें। रामजी यादव जी, आपने एक बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस खास एपिसोड में बातचीत करने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और भविष्य में भी हम कुछ मुद्दों को लेकर के आपके साथ जरूर बातचीत करते रहेंगे। जी, आपने भी मुझे याद किया और इतनी बातचीत की आपने, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा जो सीमाएं हम लोगों की है कि हम कभी समझ नहीं पाते कि वाकई हम कितना महत्वपूर्ण काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब बातें होती हैं तब हम शायद अपने तक भी पहुंचते हैं, और आपने तो लगातार एक श्रृंखला पूरी चला रखी है। कई मेरा ख्याल है कि साल भर से तो मैं देख ही रहा हूँ कि हर हफ्ते किसी न किसी को ले आते हैं। मैं बड़ा चकित रहता हूँ। जी जी। तो ये एक तरह से मुझे ये लगा कि बहुजन कोष में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो इसमें आते हैं। ऐसे ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। आपने उस महत्वपूर्ण काम की एक कड़ी के रूप में मुझे भी मौका दिया कि मैं अपनी बात कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और डीएम इंडिया को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और मैं उन साथियों को भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर इस चैनल में आए हैं नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली बार हम अगले इतवार को फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक किस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रामजी यादव जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। Yeah.